जस्टिस हैं और बहुत कानूनी मामलों के जानकार। सर स्वागत आपका। आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर पढ़ा होगा पांडे जी। मैं आपसे उसकी व्याख्या चाहता हूं। उसमें कुछ गंभीर टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं सर पांडे जी? देखिए, पहली बात जहां तक जमानत की बात है, तो जब प्राइम एक्यूज सिसोदिया की बेल हो गई थी तो उसके बाद इसको बेल रोकने का कोई सुप्रीम कोर्ट का मकसद नहीं था अननेसेसरी। उसके बाद भी इन्होंने 2 महीना बेल रोका था, तो होना ही था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें कोई ऐसा बेल होने तक जहाँ तक सवाल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कमाल कर दिया और इन लोगों को बहुत राहत मिल गई। तो वो तो एक ठीक है, क्योंकि प्राइम एक्यूज सिसोदिया ही है थ्रू आउट पूरे केस में। कोई एक्साइज मिनिस्टर वही थे और सारे दस्तखत उन्हीं के हैं। तो उसके बाद कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट का कर देना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्यों नहीं हाई कोर्ट ने इसको कर दिया। अब दूसरी बात ये होती है कि बेल के जो कंडीशन है, ये मेरे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल का जो कंडीशन लगाया है। देखिए, उन्हें 2 रोल है एक नेता का। एक तो उनके पॉलिटिकल पार्टी के वो कन्वीनर है, प्रेसिडेंट है, और एक चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो जेल में रहे तो इस्तीफा न दें, और इसी नाते वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी जेल में रहे। तो जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए वो जेल में रहे तो जेल में से बाहर आ गए, तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को फंक्शन में कैसे बाय कोर्ट ऑर्डर उसको रोका जा सकता है? ये हम जुडिशियल फेटर्निटी की बात कर रहे हैं, हम किसी वो सिस्टम नहीं। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया सर। मैं तो चाहता हूं कि सभी मुद्दों पर डिस्कशन हो, और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आई अप्रिशिएट यू। हाँ, तो वो जहाँ तक आपके पार्टी का फंक्शन है वो तो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के पावर के बाहर की बात है। कोई आदमी किसी पार्टी का प्रेसिडेंट है, एमएलए एमपी, जो उसका फंक्शन करे। लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जब एक्सरसाइज कर रहे, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा तो देना जरूरी नहीं है, चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एज ए चीफ मिनिस्टर आप जेल में भी रह सकते हैं, तो इस्तीफा नहीं दे सकते। जब वो जेल से बाहर आ गया तो चीफ मिनिस्टर है। जब चीफ मिनिस्टर है तो संवैधानिक जितने अधिकार उसको एक्सरसाइज करेगा। इस तरह के कंडीशन निकालने से अननेसेसरी एक पूरे सिस्टम में जो बड़ा लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अननेसेसरी डेमोक्रेसी में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और अब ये बताइए, कौन सा जो ऑर्डर है उसकी व्याख्या कौन करेगा? उस ऑर्डर की पूरी व्याख्या गवर्नर वो करेंगे, गवर्नर वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल व्याख्या करेगा कि आप आदेश का उल्लंघन किए कि नहीं करेंगे, आप फाइल पर दस्तखत करेंगे नहीं कर, क्योंकि ही जो रिमेनिंग पावर है, जब चीफ मिनिस्टर का जो पावर है वो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही तय कर रहा है कि केजरीवाल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वही व्याख्या कर सकते हैं, या फिर वो उनकी फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट जाए, वो उस पर फाइनल डिसीजन देगी। तो ये कौन सा ये डेमोक्रेसी का एक नया ट्रेडिशन? तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक डेवलप किया जो कि एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी स्थिति दिल्ली में? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं है, समझे आपने? और सुप्रीम कोर्ट को इससे बचना चाहिए था। इस तरह के कंडीशन लगा के कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में डायरेक्शन बेल के मैटर में सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए था, बचना चाहिए था। मैं नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट को तो है पावर, आर्टिकल 142 में कोई भी डायरेक्शन दे सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आप अपने आदेश से उसको जब तक उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कि तो रद्द करिए, और रद्द नहीं कर सकते तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की पूरी के पूरे प्रभाव जो है उनका आपको लागू कराना पड़ेगा। उस पर उसके ऊपर कोई कंट्रोल आपका नहीं है। तो इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि ऐसे आदेश से बचना चाहिए था। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सर